या विशेष भागामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। नवरात्रीचं औचित्य साधून स्त्रीचं देवीचं रूप आपल्या ठाई बाळगून ते गुण ठाई बाळगून समाजामध्ये वेगळं असं आपलं स्थान निर्माण करणाऱ्या अनेक स्त्रियांसोबत आपण याच्या माध्यमातून संवाद साधत आहोत। आज थोड्याशा ऑफबीट मात्र कर्तृत्वात कुठेही कमी नसणाऱ्या आदरणीय शरण रॉड्रिग्स आपल्या सोबत आहे। त्यांनी डॉलिवूडचा मिस इंडियाच्या फर्स्ट रनर अप त्या आहेत। मिस महाराष्ट्र, मिस औरंगाबाद अशा अनेक उपाधी त्यांना प्राप्त झाल्यात। आपण त्यांच्याशी जाऊन त्यांच्या जीवन प्रवासाबद्दल थोडंसं जाणून घेणार आहोत, त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। सर्वप्रथम स्वागत करूया शरण रॉड्रिग्स यांचं। नमस्कार। नमस्कार। खूप खूप स्वागत आहे तुमचं MCN न्यूज मध्ये। मॅम, तुम्हाला ब्युटी ऑफ ब्रेन हा पुरस्कार मिळाला आणि खरं तर कौतुक यासाठी असतं की आपण बऱ्याचदा मुलाखती घेतो, त्यामध्ये त्यांचा प्रवास जाणून घेतो। बऱ्याच मिस इंडिया देखील आपण बघितल्या, अनेकदा MCN न्यूजच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांनी तुमच्याशी संवाद साधला। मात्र यांचं वेगळेपण असं आहे की त्यांनी CA सुद्धा कंप्लीट केलंय। खरं तर हे दोन क्षेत्र आपण आज बघितले तर दोन्ही अत्यंत चॅलेंजिंग आहे आणि एकातच करिअर करायचं म्हटलं तर बऱ्याच जणांना बरंच आयुष्य खर्च करून येतं। मात्र आता वयाचं जास्तही वय झालेलं नाहीये, अत्यंत कमी कालावधीमध्ये त्यांनी हे दोन यश गाठलेत, यशाची शिखरे गाठलीत। नेमका त्यांचा इथपर्यंतचा प्रवास कसा होता तो जाणून घेऊया। मात्र पहिले येऊया तुमच्या पहिल्या कॉम्पिटिशन कडे की जो तुम्हाला मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप तुम्ही आहात। तर बऱ्याचदा सर्वसामान्य लोकांना असं वाटतं की मिस इंडिया म्हणजे खूप छान जी प्रेझेंट होते, दिसते किंवा मॉडेलिंग वगैरे करते किंवा जिचा अभिनय क्षेत्राशी संबंध असतो, अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी पारंपरिक पद्धतीने त्यांच्या डोळ्यासमोर येत असतात। मात्र मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप तेव्हा तुम्ही झालात, तेव्हा तुमचा अनुभव कसा होता? खरंच सौंदर्य ही फर्स्ट प्रायोरिटी असते त्याचा रनर अप होण्याची किंवा ते जिंकण्याची, की बऱ्याच काही गोष्टी अजून त्यामध्ये असतात? सबसे पहले तो थैंक यू MCN को यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, और स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे। मैं यही कहूँगी क्या ब्यूटी पेजेंट जो ऐसी चीज़ होती है कि लोग समझते हैं कि इट इज़ मोस्टली अबाउट अ ब्यूटीफुल फेस, बट मैं ये कहूँगी कि इट इज़ अबाउट द ब्यूटीफुल सोल। एक सोल जो बहुत अंदर से खूबसूरत हो और वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं ब्यूटी पेजेंट। और हम लोग जब कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो वो एक ऐसा फेस ढूंढते हैं जो ब्यूटीफुल सिर्फ आउटसाइड से नहीं, जो ब्यूटीफुल इनसाइड से हो, जो अंदर से ब्यूटीफुल हो। और जब वो हमको क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अंदर से कितने ब्यूटीफुल हैं। हर कोई ब्यूटीफुल होता है इन देयर ओन वे, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। ऐसा माना जाता है कि हर कोई सुंदर है अपने तरीके से, सभी के नज़रों में हर एक इंसान सुंदर है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम लोग का सोल कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि लास्टली क्या लास्ट करेगा लाइफ में, ये ब्यूटीफुल पर्सनालिटी जो विद इन से रिफ्लेक्ट करती है। तो यही मैं कहूँगी कि ब्यूटी पेजेंट्स जो लोग सोचते हैं कि इट इज़ अबाउट द ब्यूटीफुल फेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत अलग चीज़ है। जैसे हम लोग ने देखा कि हम लोग को काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट और काफ़ी सारे राउंड से गुजरना पड़ता है। तो वो राउंड्स ऐसे होते हैं कि हम लोग को हर एक दिशा में हम लोग कितने अच्छे हैं और अल्टीमेटली हमारा सोल कितना ब्यूटीफुल है, ये इसी के ऊपर ब्यूटी पेजेंट जज किया जाता है। सही। इसके अलावा ये म्हणजे ह्या अनेक NGOशी जोडलेल्या आहेत, सामाजिक संस्थांशी जोडलेल्या आहेत। नुसते जोडलेल्या नाही तर त्यांची स्वतःची देखील एक संस्था आहे। यालाच म्हणतात मागे वळून पाहणं। आपण ज्या समाजामध्ये राहतो त्या समाजाच्या पुढे जाऊन स्वतःचं असं नाव जरी निर्माण केलं तरी मात्र तो समाजही पुढे यावा, या समाजातील वंचित घटकांना लाभ देता यावा यासाठी सुद्धा त्या प्रयत्नरत आहेत। त्यांची ती स्टोरी कशी आहे ते सुद्धा जाणून घेऊया। तत्पूर्वी येऊया त्यांच्या CA होण्याच्या प्रवासाकडे, कारण हे दोन गुण एकदम विरोधाभासातले गुण आहे, ते दोन्ही त्यांनी अचीव केलेले आहेत। तर तुमचं CA ला जाण्याचा आधीपासून विचार होता की कधी तुम्ही नेमकं वयाच्या कितव्या वर्षी तिथे गेल्या? तुमच्या आयुष्यामध्ये ही स्पर्धा कधी आली? दोघांची जमलिंग, दोन्ही थॉटची जमलिंग झाली की वेगवेगळ्या फेजवर हे सगळं होत गेलं? 10th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं CA करूँगी। मेरे फादर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
सो उनको देख के मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी लाइन में जाऊंगी, क्योंकि मेरे मॉम भी एक ब्यूटिशियन है। तो फिर मेरा ब्यूटी के तरफ भी मैं थोड़ा इंक्लाइन थी, और सीए के तरफ भी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और तो मैंने सीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आफ्टर माई 12th मैंने सीए एग्ज़ाम का जो फर्स्ट 3 लेवल्स होते हैं सीए में, जैसे कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। तो मैंने 12th के बाद सीए फाउंडेशन दिया, जो कि मैं क्लियर करी। देन मैंने सीए इंटर दिया, वो भी मैं क्लियर कर पाई। एंड उसके बाद मैंने 3 इयर्स का आर्टिकलशिप स्टार्ट किया। इस प्रोसेस में मैंने, हम लोग का सीए इंस्टीट्यूट होता है जहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग ये प्रोग्राम्स में भी पार्ट लेना मैं स्टार्ट करूँ। एक्चुअली मेरा थॉट नहीं था, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मुझे हमेशा आगे पुश करना। तो इनिशियली फिर मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था सीए के इसमें, मिस्टर एंड मिस विकासा बोल के। तो मैंने उस ब्यूटी पेजेंट में मैंने घर पे आके पेरेंट्स से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे पेजेंट में पार्ट लेना है, तो मैं लूँ या नहीं लूँ। वो बोले विदाउट अ सेकेंड थॉट आप ज़रूर इसमें पार्ट लीजिए। तो देन मैं थोड़ा घबरा गई कि क्या होगा, मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी, कैसे होगा, मैं आंसर दे पाऊंगी, मैं राउंड्स में परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं। देन वो टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने बस मुझे यही बोला कि कोई भी चीज़ है ना लाइफ में, ट्राई करते रहना है। फेलियर्स आएंगे कोई बात नहीं, उससे एक्सपीरियंस लो, सक्सेस आएगा तो आप आगे बढ़ो। तो यही थॉट मैंने दिमाग में रखा, और मैंने फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लिया। उसमें काफ़ी सारे राउंड्स थे, जैसे इंट्रोडक्शन राउंड, देन टैलेंट राउंड होता है, देन जजेस राउंड होता है, जीके राउंड होता है। तो फिर वही सारे राउंड्स में क्लियर करते गई, और वहाँ मैंने अपना फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट जो मिस्टर एंड मिस विकासा है, उसमें मिस विकासा का टाइटल मैंने जीता। देन मुझे कॉन्फिडेंस आया, और उस दिन मुझे पता चला कि मैं इसमें और भी आगे जा सकती हूँ। देन मैंने मिस औरंगाबाद बोल के कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्ट लिया, एंड वो भी कॉन्टेस्ट मैंने जीता। मेरे मॉम मेरे बैकबोन थे, लाइक मुझे रेडी करना, मुझे ड्रेसअप करना। देन मेरी सिस्टर जो है वो डांस मैंने टैलेंट राउंड में परफॉर्म किया था। मेरी सिस्टर काफ़ी अच्छी है उसमें डांस में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया। एंड देन जैसे कि मैंने कहा, मेरे डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो जीके वगैरह का नॉलेज काफ़ी अच्छा था उनका। सो उन्होंने मुझे इसमें ट्रेन किया। तो मुझे कंप्लीट मतलब ट्रेनिंग जो है ना, वो मुझे मेरे घर से ही मिली है। देन मिस औरंगाबाद भी कॉन्टेस्ट मैंने पार्ट लिया, और वो मैं जीत गई। देन मैंने सोचा कि चलो इसमें और आगे जाते हैं। मैंने मिस महाराष्ट्र के लिए मैंने पार्ट लिया। देन मैंने मिस महाराष्ट्र का कॉन्टेस्ट भी जीता। एंड देन मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो अब इसमें और आगे जाते हैं। तो मैंने मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना, मेरा सीए फाइनल की भी एग्ज़ाम आ चुकी थी, और मेरी नवंबर में एग्ज़ाम थी सीए फाइनल की, और जून में मेरा कॉन्टेस्ट था। ऑडिशंस क्लियर किए मैंने, जहाँ 8000 गर्ल्स थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें 100 गर्ल्स ही सिलेक्ट होने वाले थे, और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। एट द सेम टाइम मुझे सीए पर भी इक्वली फोकस करना था। तो देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी सैक्रिफाइसेस मुझे करने पड़े उस दौरान, क्योंकि एक सीए जो कोर्स होता है, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज इन इंडिया। तो ये कोर्स में मैंने जब मैंने एंट्री की थी, तो मुझे था कि मुझे फास्ट ये कोर्स कंप्लीट करना है। और देन मैंने उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट की, दोनों का साइमल्टेनियस प्रिपरेशंस। आप तो समझते ही है कि मैंने जैसे कि कहा कि सीए कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मुझे 15 आवर्स लिटरली मैं स्टडी करती थी सीए के समय पे। एंड उसके अलावा भी मैं मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सो काफ़ी मतलब जो कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था उस समय। ऑफर्स आने लग गए थे मुझे, बट जैसे कि कोई एड शूट्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बट उस समय मेरा एक ही फोकस था कि मुझे मिस इंडिया और सीए साथ में करना है, और मुझे ये किरदार लेना ही है, दैट इज़ ब्यूटी विद ब्रेन। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा टाइटल से जाना जाता है। सो देन ऑन अ लाइटर नोट, ओके, सो देन मैंने सोचा कि देन हाँ, मैंने फिर प्रिपेयर करना चालू किया।
देन मैं मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट के लिए फर्स्ट गई क्योंकि वो जून में था। देन काफ़ी ज़्यादा सारे राउंड्स थे, गर्ल्स ब्यूटीफुल थे सारे के सारे, जैसे मतलब कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल ही जीतता है, तो हर कोई ब्यूटीफुल था, हर कोई वेल ग्रूम्ड था उधर, सबने ट्रेनिंग ले चुके थे और सब एक यूनिक वे में ब्यूटीफुल थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब इसमें ये कमी थी वो कमी थी, नहीं, अगर वो 100 भी थे 8000 गर्ल्स में तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड यूनिक थे। देन राउंड्स होते गए, काफ़ी सारे राउंड से हम लोग गुजरे, काफ़ी सारे Q&A होते गए हम लोग को GK के रिलेटेड, एंड काफ़ी सारे अलग अलग राउंड से हमको जाना पड़ा। देन मैं काफ़ी सारे राउंड्स पार करते गई, टॉप 30 में आई, देन टॉप 15 में आई, देन टॉप 7 में आई, एंड फिर हम लोग का Q&A चालू हो गया था, टॉप 7 से स्टार्ट हो गया था। तो देन Q&A स्टार्ट हुआ, फिर बाद में उसमें से मतलब जब मेरा नाम अनाउंस हुआ दैट फर्स्ट रनर अप बोल के, देन वो एक अलग ही लेवल का, मतलब एक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा ही नाम लिया क्या बोल के, एंड देन सेकेंडली मतलब मुझे जब रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि मतलब मैं जीत चुकी हूँ, जब मैंने ऑडियंस में से मेरे मॉम को देखा, जो मतलब उनकी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे, तो वो मैंने देख के मुझे समझ गया कि हाँ यार, मतलब मैंने उनको प्राउड फील करवाया है बोल के, एंड शी वॉज सो हैप्पी। मतलब एट द सेम टाइम लाइक डैडी जो इतना मतलब वाइड हंस रहे थे, तो वो सब देख के मैं बहुत खुश हुई। एंड जब मैं वापस आई औरंगाबाद ने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ जा उधर जा, मतलब इतना, मतलब औरंगाबाद ने मुझे उस समय सपोर्ट किया और उसके लिए मैं इतनी थैंकफुल हूँ औरंगाबाद को इस चीज़ के लिए। एंड देन MCN न्यूज़ भी आया था, MCN में भी मेरा न्यूज़ आया था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा कवरेज MCN ने मुझे दिया था तभी, और आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू MCN फॉर दैट। ये सब हुआ एंड देन मुझे ये सब में याद आ गया कि भाई नवंबर में मेरी एग्ज़ाम भी है। सो देन अब क्या है बाबा, ये तो करना ही है बोल के देन मूवी ऑफर स्टार्ट हो गए। बट ऐसा था कि भाई अब मूवी लेना है या फिर CA करना है। मुझे इतना आइडिया था कि अगर मैं मूवीज़ वगैरह में चले गई तो मेरा CA का जो है ना वो मतलब टच छूट जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी जाने से पहले ही, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। देन ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से फिर रेस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या किया, अब काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे थे, मतलब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, मतलब नहीं समझ रहा था, कंफ्यूज था, तो मैंने एक काम किया कि सीधा पूरे सोशल मीडिया से मैं बाहर आ गई। ओनली फोकस किया मैंने कि मुझे CA कंप्लीट करना है। अभी मैं मिस इंडिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक CA स्टूडेंट हूँ और मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो भी मेरे डेज उसमें मतलब मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में जो मैंने टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को मुझे वापस मतलब इसमें कवर करना था, तो मैंने वो सारी चीज़ें किए और मेरा रिज़ल्ट आया जनवरी में, जिसमें मैं पास हो गई, मतलब CA एग्ज़ाम भी एट द सेम टाइम। तो देन उसके बाद मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया कि ऐसी लड़की जिसने CA और मिस इंडिया साथ में किया, जो कि बहुत डाइवर्स प्रोफेशन्स है। तो ऐसी थी मेरी जर्नी इस बारे में CA के बारे में। बहुत ही अच्छी ये जर्नी थी, और इसमें याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी आहे की त्यांच्या फॅमिलीचा त्यांना मिळत गेलेला प्रतिसाद होता. कुठल्याही स्त्री ती उगाच बनत नसते, तिचा संघर्ष तर असतोच, मात्र तिच्या संघर्षाचे जे साथीदार तिच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा असतो, त्यांचाही त्यामध्ये मोलाचा वाटा असतो, आणि तेच नेमकं यांच्या बाबतीत झालं. खर तर यांच्याविषयी जर आपण बोलायला घेतलं किंवा यांच्याशी संवाद साधायचा आणला तर अनेक विषय आपल्याकडे आहे. जसं CA त्यांनी पास आउट झाल्या त्यावरही आपल्याला मार्गदर्शन करू शकतात की तरुणांनी नेमकं कशा पद्धतीने अभ्यास करायला हवा. इव्हन ज्या मुलींना मॉडेलिंग क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट आहे त्या त्यांनाही गाईड करू शकतात की कसं हे केलं पाहिजे. म्हणजे एकदम असं विस्तृत आणि अनेक कलांनी बहरलेलं असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. मला त्याच्याही पुढे जाऊन मला तुमचं टाइम मॅनेजमेंट जसं तुम्ही सांगितलं आणि तुमच्या आयुष्यातले चढउतारही तुम्ही सांगितले, तर हे खूप अवघड असतं. दोन गोष्टी तुमच्या समोर आहेत, दोन्ही चांगल्या आहेत, त्यावेळेस एक डिसाइड करणं हे खूप अवघड जातं कुणासाठीही.
घरातल्या प्रत्येक स्त्रीसाठी बऱ्याचदा अशी सिच्युएशन येते की हे मी करू की हे न करू, आणि तुमच्या समोर ही जेव्हा होती, दोन्ही साईड खूप चांगल्या होत्या, तुमच्या हातामध्ये दोन्ही ऑफर होत्या, त्यावेळेस तुम्ही माइंडला शांत कसं केलं? कारण इतकं सोपं नाहीये की माइंडला, म्हणजे जे ऐकताना आपल्याला इतकं सोपं वाटतंय की त्यांनी 12-12 तास अभ्यास केला, 15-15 तास अभ्यास केला, पण जे व्यक्ती प्रत्यक्षात ते करतायत ते हे समजू शकतील. अनेक विद्यार्थी आहेत जे सीए ला बसलेले आहेत, मात्र पास आउट अगदी बोटावर मोजण्या इतकेच होत असतात. मग अशा परिस्थितीमध्ये कसं झेपलं तुम्हाला दुसरं, आणि माइंडला शांत ठेवण्यासाठी काय करायचं त्या काळी? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो हम लोग को अंदर से हम लोग अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया की इतनी आवाज़ है अभी कि हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग कभी खुद से बात नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें, अपने आप से खुद क्वेश्चंस पूछे कि हम लोग को चाहिए क्या एट दिस मोमेंट। मैंने भी वही किया, मैंने फैमिली के साथ भी डिस्कस किया। फैमिली वाले बोले तुझे जो सही लगता है वो तू कर, बट मैंने सोचा, देन मैंने मेडिटेट किया, देन मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए। देन मैंने अपने दिल की बात सुनी, जो कि मुझे कहा कि तुझे सीए कंप्लीट करना है, तुझे चाहिए था ना ये बहुत पहले से, तू ये कर ले, देन आगे देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, बट हमको ये रिकग्नाइज करना है कि कौन से टाइम क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही है। तो मैंने भी वही किया। मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे टाइम लगा ये समझने में कि मुझे क्या इम्पोर्टेंट है इस समय, बट आई थिंक, और मैं खुश हूँ आज कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने अपना सीए कोर्स कंप्लीट किया। त्यांचा संघर्षमय प्रवास तर त्यांनी सांगितलाच, पण हे सगळं होत असताना बऱ्याचदा म्हणजे लोकांचं प्रेम तुम्हाला खूप मिळालं, अनेक मोठा चाहता तुमचा वर्ग देखील बनला, पण हे सगळं सुरू असताना आपल्याला आयुष्याच्या वळणावर अनेक माणसं भेटतात जे म्हणतात की तू हे करू शकत नाही, और तू हे जे अचीव केले ते काही खूप मोठंही नाही. तर या असल्या प्रकारच्या व्यक्तींशी जेव्हा तुमचा संबंध पडतो किंवा संबंध येतो, तेव्हा या सिच्युएशनला तुम्ही कशा प्रकारे हँडल करतात आणि कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतात? ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से मुझे मेरे फैमिली ने एक ही चीज़ सिखाई है, कि लोगों पे ध्यान नहीं देना है। लोग आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, जब आप कुछ नहीं हो तभी बोलेंगे, जब आप कुछ बन जाए तभी बोलेंगे। तो फिर मेरे भी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, जब मैं मिस इंडिया पेजेंट के लिए गई और जब मैं वो जीत के आई तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अब आपसे सीए नहीं हो पाएगा, अभी आप एजुकेशन नहीं कर पाओगे, ये आपका एंड हो गया है ऐसे। देन मैंने जब वो चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि मैं मेरा कैलिबर जानती थी, मैं जानती थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, सो मैंने जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीए का, देन वो टाइम पे लोग मुझे बोलने लगे देन कि आपका मॉडलिंग का करियर ख़त्म हो गया, अभी आप मॉडलिंग नहीं कर पाओगे, एंड हो गया, आपने सोशल मीडिया ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये लाइन में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, आपको कॉन्टेस्ट आगे जाना पड़ता है, या फिर आपको शूट्स करने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी लोगों ने कहा, मैं बस ये जानती थी कि आई नो हु आई एम एंड व्हाट आई कैन बी। तो और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कोई चीज़ के लिए ऐसे फोर्स नहीं किया कि तुमको अभी सीए ही करना है। इनफैक्ट वो हमेशा चाहते थे कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही पार्ट लेना चाहिए, एट द सेम टाइम एजुकेशन भी करना चाहिए। तो हर जगह मुझे उनका सपोर्ट रहा है। तो मुझे ये पता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश है, वो सेटिस्फाइड है, और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे लाइफ में, तुमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। दोनों चीज़ें साथ में चलती रह सकती है, और मैं समझती हूँ कि वुमेन सबसे अच्छे है मल्टीटास्किंग में। और आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मल्टीटास्किंग हम लोग से बेटर और कोई समझ नहीं पाता है। बीइंग अ हाउसवाइफ से लेके या फिर बीइंग इट बिजनेस वुमेन से लेके हर कोई स्ट्रगल से गुजरता है अपने लाइफ में। सिर्फ ये है कि उस चीज़ को हम लोग इतना रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट हर एक डे हम लोगों का स्ट्रगल होता है, हर एक डे हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं,
और हर एक डे एक लर्निंग होती है. नक्कीच. आणि यानंतर जसं आपण म्हणतो की जसं तुम्हाला सांगितलं की त्यांच्या अनेक एनजीओ सोबत त्या जोडलेल्या आहेत. त्यांची स्वतःची एक आहे. सध्या नवरात्रीचं औचित्य सुरू आहे. सगळीकडे स्त्री शक्तीचा जागर होत असतो. मात्र ज्या दीनदुबळ्या स्त्रिया आहे, अनाथ बालकं आहे, अशांसाठी त्यांची संस्था कार्य करते. त्यांना ती कशा प्रकारे सपोर्ट करते, आधार देते, कशा प्रकारे त्यांचं जीवन सुखमय बनवते, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. तुमच्या एनजीओ बद्दल काय सांगाल, कसं काम करते? ओके, सो ऐसा है कि हम लोगों का एक एनजीओ है जो कि आशा किरण चैरिटेबल ट्रस्ट. उसमें हम लोग ने खुद ने फॉर्म किया है ये, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब खुश है लड़कियों से. सो उनका हमेशा से था कि लड़कियों के लिए कुछ करें. वैसे तो मतलब काफ़ी जगह हम लोग ऑर्फनेज से भी जुड़े हैं, या काफ़ी सारे मतलब जो ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं. बट ये एनजीओ हम लोग ने खुद स्टार्ट किया है, जहाँ हम लोग जो गर्ल चाइल्ड होते हैं जो बहुत रिजेक्टेड माने जाते हैं सोसाइटी में, बहुत लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो हम लोग उन बच्चों को ढूंढ के लाते हैं, उन लड़कियों को लाते हैं. हम लोगों का वैजापुर में हम लोग का ये है जहाँ पे हम लोग वो गर्ल्स को उधर लाते हैं, उधर रखते हैं, देन उनकी पूरी देखभाल करते हैं. हम लोग उनको एजुकेट करते हैं और हम लोग उनकी शादी भी करवा के देते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ जो हम लोग को इसमें हेल्प भी करते हैं. और इसके अलावा भी मैं स्लम एरियाज़ वगैरह में एक हैप्पी मोमेंट्स बोल के एनजीओ है, वहाँ पर भी मैं चाहती हूँ, जहाँ पर वो सेल्फलेसली काम करते हैं इन सभी स्लम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए. क्योंकि हम लोग के औरंगाबाद में हम देखा जाए तो काफ़ी सारे बेगर्स हैं. तो हम लोग को ये एम है कि इन सब को ख़त्म करना है, इनको एजुकेट करना है, इनको अपने पैरों पर खड़ा करना है. तो हैप्पी मोमेंट्स एक ऐसा ग्रुप है जो इसको एनकरेज करता है. अदर देन दैट मैं अपला पुल के एक एसोसिएशन है, उससे भी जुड़ी हूँ, जो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं. काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जैसे हम लोग देखते हैं, और डॉग्स के सबसे ज़्यादा होते हैं. उनको स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं. तो ये सारी चीज़ों के साथ भी मैं जुड़ी हूँ. ऐसा है फिर नक्कीच. आणि त्यांचं हे जीवन प्रवास पाहता एक प्रश्न तुम्हाला विचारावासा वाटतो. तुम्ही सगळ्या याच्यामध्ये आहात, सामाजिक कार्यात आहात, स्वतःचं असं वेगळं स्थान तुम्ही समाजात निर्माण केलंय आणि शिक्षणातही तुम्ही मागे नाही आहात. तर या जीवनाला तुम्ही कसं बघता? बचपन से ऐसा है कि हम लोग को आइडिया नहीं रहता कि ये ऑर्फन्स कैसी लाइफ जीते और हम लोग कैसी लाइफ जीते. हम लोग कितने फॉर्चुनेट इनफ है, मैं ये सीखी हूँ. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ही ओल्ड एज होम्स और ऑर्फन्स के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे. तो मुझे इवेंचुअली जब मैं बड़ी होते गई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने ज़्यादा फॉर्चुनेट इनफ है कि हम लोगों को इतनी बेटर लाइफ मिलती है. फिर भी हम लोग इतने दुखी होते हैं ज़िंदगी में कि हमारे पास ये नहीं, वो नहीं. बट आप सोचो कि वो बच्चे जिनका कोई नहीं इस दुनिया में, वो उन लोगों के लिए हम लोगों को कुछ करना है, और हम लोग कितने फॉर्चुनेट इनफ है. अगर हम लोग को भगवान ने ये ग्रेस दिया है, इतना सा कुछ दिया है, हमको फैमिली दी है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी. हम लोग ने ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए. नक्कीच. जसं तुम्ही सामाजिक कार्यात आहात, स्वतःचं असं वेगळं स्थान केलंय, शिक्षणातही कुठे मागे नाही आहात, तर तुम्ही या जीवनाला कसं बघतात? आणि तुमच्या लाईफमध्ये तुम्ही काही असं उद्दिष्ट ठरवलंय की मला तिथपर्यंत जायचंय किंवा मला कसं जगायचंय? मेरा यही है लाइफ में कि मुझे एक अच्छे ह्यूमन बोल के जीना है. अल्टीमेटली लाइफ का यही गोल रहना चाहिए कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन. और मैं समझती हूँ मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन है लोगों को हेल्प करने में, लोगों की मदद करने में. नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है एक्चुअली. तो जो भी मतलब मुझे कैसे भी करके लोगों को किसी ना किसी तरीके से लाइफ में हेल्प करना है, बीट फाइनेंशियली और मेंटली. जैसे कि हम देखते हैं कि मेंटल इश्यूज से भी आजकल बहुत लोग गुजरते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि अल्टीमेट लाइफ का सेटिस्फैक्शन जो है, और अल्टीमेट लाइफ का गोल मेरा यही है कि मैं दूसरों को खुश रखना चाहती हूँ, और मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन जो उनके लाइफ में उनको हेल्प करे, ये मैं करना चाहती हूँ लाइफ में. नक्कीच. शेवटी जाता जाता आमच्या प्रेक्षकांना आणि स्पेशली स्त्रियांना काय मेसेज देऊ इच्छिता? सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी
सभी वुमेन को कि वो हर चीज़ में आगे है। जस्ट एक चीज़ है कि अपने आप में बिलीव करना चाहिए। लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट दैट कि जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बट यू नीड टू, इट्स लाइक एन आइसक्रीम, यू नीड टू हैव इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो यही कहना चाहूँगी कि लाइफ का हर मोमेंट हम लोग को एंजॉय करना है। स्ट्रगल्स, फेलियर्स लाइफ का एक पार्ट है, बट उसके बाद जो खुशी है वो हम लोग ने कभी, और हमने हर एक छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, बिकॉज दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो हमसे भी लेस फॉर्चुनेट इनफ हैं। सो हम लोग का यही है कि हम लोग ने कभी गिव अप नहीं करना है और हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है लाईफ में, बस यही कहना चाहूँगी। थँक्यू सो मच. यांच्याशी संवाद साधताना त्यांनी आपल्याला जीवनात, वैयक्तिक जीवनात उपयोगी पडेल अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या. यांनी त्यांच्या बोलण्यातून अनेक गोष्टी आपल्यासोबत शेअर केल्या, जसं मेडिटेशन असेल किंवा स्वतःला काय वाटतं त्यासाठी निर्णय घेण्याची आपली क्षमता असेल, लोकांना निगेटिव्हिटी पासून दूर कसं राहायचं यासाठी त्यांनी त्यांच्या जीवनात अवलंबिलेले प्रकार असतील, या सगळ्यांबद्दल आपल्याशी चर्चा केली. पण तुर्तास आपल्या या भागामध्ये वेळ येथेच थांबण्याची होतीये. तुमच्याशी असाच संवाद पुन्हाही आम्हाला साधायला आवडेल, मात्र वेळेअभावी या भागामध्ये येथेच थांबूया. नमस्कार, धन्यवाद.